5 साल पहले जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो मैं एक स्टूडेंट था और इसीलिए मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। मैंने 20,000 रुपए से स्टार्ट किया था और प्रेशर बहुत था खुद पे कि इस थोड़े से पैसे को जल्दी जल्दी बढ़ाना है, काफी तेजी से मुझे ग्रोथ चाहिए। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपके पास सेविंग ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, और आप चाहते हैं उसे स्टॉक मार्केट में लगाना, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी लिमिटेड सेविंग्स को अच्छे से इस मार्केट में लगा सकते हैं और उन पैसों का बेस्ट यूज कर सकते हैं ताकि वो तेजी से ग्रो करें। हम में से ज्यादातर लोग 500 रुपए महीना या 1,000 रुपए महीना जरूर सेव कर सकते हैं। और डरिए मत, मैं वो आपको घिसी पिटी SIP करने की एडवाइस बिल्कुल नहीं देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे एक्शनेबल आइडियाज जिससे सच में चाहे आप 500, 1,000 रुपए जितना चाहे बचाएं, उससे आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ेगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुना होगा और इसे एक होगा। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जो मैं चाहता था कि कोई मुझे उस समय दे देता तो मेरा इन्वेस्टिंग करियर बहुत बेटर हो जाता। तो क्योंकि जो कुछ मैं बोलने वाला हूं वो हो सकता है काफी कंट्रोवर्शियल हो, काफी लोगों को पसंद ना आए, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में जो भी मैं डिस्कस करूंगा उसके सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन है। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपको पता है क्या है? हम जो ये सब सोचते हैं कि शेयर मार्केट रिस्की है या फिर यहां बहुत ज्यादा खतरे हैं, इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि शेयर बाजार असल में है क्या और इसमें खतरा कितना है। देखिए, अगर मैं एक सिक्का लूं और कहूं कि मैं इसे उछालूंगा, अगर हेड आया तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, अगर टेल आया तो आप मुझे 100 रुपए देंगे। यानी कि आप जीते तो 100 रुपए आपका फायदा, हारे तो 100 रुपए का नुकसान। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैम्बलिंग या जुआ, कि आप सिक्के के उछालने पे रैंडम बेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यही सिक्का लेते हैं, अगर आप जीते तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, लेकिन अगर आप हारे तो आपको मुझे केवल 10 रुपए देने हैं। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में फर्क क्या है? उसमें भी बात लक की हो रही है, उसमें भी सिक्के के आउटकम से डिपेंड करेगा कि आप 100 हारेंगे या 100 जीतेंगे। लेकिन ये सेकंड एग्जाम्पल में ऑड्स आपके फेवर में है। इसमें मैथमेटिक्स ऐसा इन्वॉल्व है कि अब ये जुआ नहीं रहा, क्योंकि आप जीतेंगे 100 और हारेंगे 10, तो अब ये बिजनेस हो गया, अब ये इन्वेस्टिंग हो गई। तो इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग में फर्क ये होता है कि इन्वेस्टिंग में ऑड्स या चांसेस आपके फेवर में होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन्हीं चांसेस को आप अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, बिजनेस चैनल्स देखेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, तो उसमें बिगनर्स को क्या कहा जाता है कि बहुत सेफ स्टॉक्स चुनिए, बहुत रेप्यूटेड मानी हुई कंपनियां चुनिए जो अच्छा पैसा कमा रही हैं, अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है, जिनमें सब कुछ ठीक है। सारे एडवाइजर्स भी आपको यही एडवाइस देंगे और आपको पता है वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। एशियन पेंट्स हो, HUL हो या HDFC बैंक हो, इस तरह की जो सेफ कंपनियां हैं, इन्फोसिस, TCS, ये कंपनियां बहुत अच्छी हैं, इन्होंने बहुत पैसा भी बना के दिया है। तो ऐसे में अगर कोई मिडिल एज्ड पर्सन है, 45 प्लस है, जो अपने पैसे को सेफ रखना चाहता है, ज्यादा रिस्क अपने पैसे पे नहीं लेना चाहता, उन लोगों के लिए ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं और डेफिनेटली इन स्टॉक्स में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ऐसे रेप्यूटेड सेफ स्टॉक्स क्या सबके लिए सही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये स्टॉक्स मिडिल एज लोगों के लिए या जो अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं उनके लिए तो सही हो सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टॉक्स उनके लिए भी सही हैं। तो क्यों कह रहा हूं मैं ये कि ये स्टॉक्स जरूरी नहीं कि बिगनर्स के लिए अच्छे हों? क्या है वो कारण? सबसे जरूरी कारण ये है कि ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड रहते हैं। होता क्या है कि एशियन पेंट्स जैसी कंपनी ने सालों तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि हर कोई अपना पैसा वहीं डालना चाहता है। तो किसी भी स्टॉक में जब बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, तो उस शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर कल को हर कोई अचानक से प्याज खाना डबल कर दे, तो देश में प्याज तो लिमिटेड ही है, तो प्याज का दाम बढ़ जाएगा। उसी तरह हर कोई अगर एशियन पेंट्स खरीदना चाहे तो उस शेयर का दाम तो महंगा होगा ही। तो मार्केट को ऐसे अच्छे स्टॉक से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं और जितनी अच्छी बातें उस कंपनी के बारे में हैं, वो सब कुछ उस प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती हैं। तो पहली दिक्कत ये आती है कि अगर उस कंपनी में थोड़ी सी भी
प्रॉब्लम आ जाए तो क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी इतना महंगा है वो बहुत ज्यादा क्रैश हो जाता है। तो ऐसे में रिस्क भी ज्यादा रहता है ओवर वैल्यूड स्टॉक्स के साथ। और दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को, फ्रेशर्स को बहुत ज्यादा ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कि ये स्टॉक्स मैच्योर कंपनियां होती हैं, यानी कि 10 या 15% की फिक्स्ड ग्रोथ रेट से ये हर साल ग्रो करती रहती हैं। इनका शेयर भी उसी तरह हर साल 10, 15, 20% का रिटर्न देता रहता है। लेकिन अगर मैं एक यंगस्टर के हिसाब से सोचूं, जब मैं 5 साल पहले मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी, तो अगर मुझे 20,000 रुपए लगाने हैं और मैं ऐसे स्टॉक में लगा दूं तो अगले साल वो 20,000 बढ़ के शायद 23 या 24,000 हो जाए, जिससे ना तो मेरी वेल्थ क्रिएट हुई और ना मेरी आर्थिक स्थिति में कोई खास फर्क पड़ा। क्योंकि अगर आप 500 रुपए महीना लगा रहे हैं तो आपका एम ये नहीं है कि 500 रुपए अगले साल 600 हो जाए। आपका एम ये है कि आज जो आप 500 लगा रहे हैं वो 2-3 साल में 5,000 हो जाए, ताकि सच में आपके वेल्थ में फर्क पड़े। और अक्सर ऐसे सेफ स्टॉक्स इतनी कंपाउंडिंग, इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं दे पाते क्योंकि ये ऑलरेडी मैच्योर कंपनीज होती हैं। और वैसे भी अगर आप स्टूडेंट हैं या यंग हैं तो अभी आप पे डिपेंडेंट्स, आप पे जिम्मेदारियां सबसे कम है। तो अगर आपको हाई ग्रोथ के लिए, अपने पैसे को जल्दी से ग्रो करने के लिए रिस्क लेना है तो वो अभी समय है कि आप रिस्क ले सकें। जितना रिस्क आप जिंदगी में अभी ले सकते हैं जब आप यंग हैं, उतना रिस्क आप कभी नहीं ले पाएंगे। HDFC, एशियन पेंट्स, इस तरह के सेफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो उम्र पड़ी है, लेकिन जब आप यंग हैं तब समय है रिस्क लेके अपने पैसे को तेजी से कंपाउंड करने में। तो बहुत लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि अगर आप यंगस्टर हैं तो आपका एम 500 का 600 करना नहीं है, आपका एम है 500 को 5,000 करना। लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूं कि रिस्की स्टॉक्स में जाइए तो उसके साथ एक जरूरी बात का ध्यान रखना है, वो ये कि रिस्की स्टॉक्स का मतलब क्या है कि आपको नुकसान होने की भी चांसेस ज्यादा है, इसीलिए लोग उन स्टॉक्स में पैसा नहीं लगा रहे। तो आप भी जब ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाएं तो हमेशा उतना ही पैसा लगाएं जितना कि आप खोना अफोर्ड कर सकते हैं, जितना कि अगर डूब जाए तो भी आपको दुख ना हो और आपके रोजमर्रा के खर्चों में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास 10 रुपए थे जो आपकी जेब से गिर गए, तो क्या आपको 10 रुपए गिरने का दुख होगा? शायद दुख नहीं होगा। इमेजिन करते हैं आपके पास 200 रुपए थे और वो जेब से गिर गए, क्या अब दुख होगा? जरूर, थोड़ा बहुत दुख होगा। अब सोचिए कि आपके पास 2,000 रुपए का नोट था जो जेब से गिर गया, अब आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। तो हमेशा उतना ही पैसा रिस्की स्टॉक्स में लगाइए जितना कि आपकी जेब से गिर जाए तो भी आपको दुख ना हो। तो ये टेस्ट खुद के साथ करके देखिए कि कितना पैसा आपकी जेब से गिरेगा तो दुख नहीं होगा, उन्हीं पैसे को रिस्की स्टॉक्स में लगाइए जो कि तेजी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कैसे ढूंढेंगे आप ऐसे स्टॉक्स जो तेजी से ग्रो कर सकते हैं? सबसे पहला फिल्टर है कि जिस भी शेयर के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी शेयर को आप खरीदने का सोच रहे हैं, उसके बारे में खुद से पूछिए कि क्या इस स्टॉक को बाकी लोग हेट करते हैं, क्या इस शेयर से बाकी लोग नफरत करते हैं। अगर आपको लगता है कि बाकी लोगों को भी ये स्टॉक पसंद है तो भूल जाइए, मतलब वो स्टॉक ऑलरेडी महंगा हो चुका है, सबको पसंद है, तो वो स्टॉक सस्ता नहीं है, उसमें इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपका जवाब आता है कि हां, सारी दुनिया, सारा देश इस शेयर से चिढ़ रहा है, तब हो सकता है कि वो स्टॉक आपके लिए सही हो। लेकिन फिल्टर्स और भी हैं जो मैं आगे बताऊंगा, सिर्फ एक ये क्राइटेरिया काफी नहीं है। जैसे अभी ही कुछ दिन पहले जो हमारी पोर्टफोलियो सर्विस है उसमें हमने येस बैंक खरीदा, सिर्फ इसलिए कि हर कोई येस बैंक से नफरत कर रहा था। और अभी कुछ दिन पहले एक दिन में येस बैंक ने 30% का रिटर्न दिया और हमारी खरीद प्राइस से वो ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है। तो ये येस बैंक पे मेरा बाय सेल ओपिनियन नहीं है, मैंने बस आपको बताया कि आज भी हम अपने लिए ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं हमारी कंपनी में, एंड इट वर्क्स। तो अभी तक एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि आपको 2 चीजें पूछनी है किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले, अगर आप यंगस्टर या स्टूडेंट हैं तो। पहला कि क्या इस स्टॉक से हर कोई चिढ़ता है, हर कोई नफरत करता है, और दूसरा कि क्या आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं वो आप खो देना अफोर्ड करते हैं, आपकी जिंदगी में उस पैसे के खो देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी चीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जिससे बाकी हर कोई नफरत करता है, जिससे सारा बाजार चिढ़ता है, तो बाजार ने भी काफी रिसर्च की हुई है, लोग भी काफी समझदार हैं, तो कोई कारण होगा ना कि वो चिढ़ते हैं। बिना कारण तो कोई येस बैंक से या DHFL से या इस तरह की कंपनियों से चिढ़ेगा नहीं। तो जब भी आप इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए कि अगर आप ऐसे 10 स्टॉक्स अपनी पोर्टफोलियो में डालेंगे तो उसमें से 7 स्टॉक्स आपके जीरो हो जाएंगे, वो कंपनियां डूब जाएंगी। जरा सोचिए कि आपने 10 स्टॉक्स में 100 रुपए लगाए हर स्टॉक में, यानी कि टोटल आपके पास 1000 रुपए थे, आपने 100 रुपए 10 स्टॉक्स में लगाए, जिसमें से आपके 700 रुपए डूब गए। 7 कंपनियां बिल्कुल ही डूब गई, लेकिन जो 3 कंपनियां थी वो 10 गुना बढ़ गई।
तो आपके 300 रुपए 3000 रुपए हो गए। तो ओवरऑल भी अब आप देखें कि आपने जो 1000 रुपए लगाए थे उसमें से 70% पैसा डूब गया, लेकिन फिर भी आपके 1000 रुपए अब 3000 रुपए बन गए, तो आपको 3 गुना रिटर्न मिल गया। तो इसीलिए ये रिस्की स्ट्रैटेजी में कुछ कंपनियां जरूर फ्लॉप होंगी, आपका पैसा डूबेगा, लेकिन अगर आपकी 30% या 20% भी कंपनियां सही हो गई तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन व्हाट इफ आप यंग नहीं हैं, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, तो क्या आप इस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर भी हैं तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बिल्कुल सही है। आपको बस करना यह है कि अगर आपके पास टोटल 100 रुपए है तो आपको 90 रुपए नॉर्मली जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही इन्वेस्ट करना है, और केवल 5-10% अपने पोर्टफोलियो का इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। आप केवल अपने ज्यादा से ज्यादा 10% पैसे पे ऐसा वाला रिस्क लीजिए, क्योंकि होगा क्या, ये जो आपने 10% लगाया है या तो ये पूरा डूब जाएगा, लेकिन अगर ये 10% आपने सही स्टॉक सिलेक्ट कर लिए तो आपकी 10% पोर्टफोलियो 30% हो जाएगी बढ़ के, आप 3 गुना पैसा तो कमा ही लेंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा पैसा इस स्ट्रैटेजी में लगाने का ना सोचिए, थोड़ा भी लगाएंगे तो काफी रहेगा। आपको पता है स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरियन मतलब दुनिया से बिल्कुल अलग चलना, वैसे रास्ते पे जाना जहां कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन ये स्ट्रैटेजी क्यों वर्क करती है, क्यों ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है? चलिए जानते हैं। पहला कारण है रीसेंसी बायस, यानी कि जो इवेंट्स अभी अभी हुए हैं उसके प्रति हमारा दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहता है, ज्यादा चिंता करता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ब्रिज था और वो ब्रिज कोलैप्स हो गया, ब्रिज गिर गया, तो काफी कारों को, बसों को नुकसान हुआ। तो सरकार ने उस ब्रिज को रिपेयर कर दिया और एकदम अच्छे से अब नया बना दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़े दिन पहले वो ब्रिज गिरा है तो लोग उस ब्रिज में चढ़ने से डरेंगे। आपको बार बार यही याद आएगा कि थोड़े दिन पहले न्यूज में पढ़ा था कि ये ब्रिज गिरा है, और आपको डर लगेगा। लेकिन ये हमारा रीसेंसी बायस है। हम सिर्फ इसलिए डर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली वैसा कुछ हुआ है, जबकि अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो ब्रिज गिरा है, तो जब गवर्नमेंट ने रिपेयर किया तो हम सबको ये पता है कि अब की बार गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं दे सकती, नहीं तो बहुत ज्यादा हो हल्ला मच जाएगा। तो गवर्नमेंट ने उस ब्रिज को बहुत अच्छे से रिपेयर किया होगा और बहुत मजबूत बनाया होगा। ऐसे में सबसे सेफ टाइम उस ब्रिज में जाने का तो अभी है, जबकि एक्सीडेंट अभी अभी ही हुआ है। लेकिन फिर भी हम डरते हैं ये सोच के कि ऐसा फिर से ना हो जाए। तो रीसेंसी बायस का शॉर्ट में मतलब ये होता है कि अगर अभी अभी पास्ट में बुरा हुआ है तो हमें आगे के लिए भी यही लगता है कि आगे भी बुरा ही होगा। बुरे अनुभवों से हमें हमेशा ऐसा लगता है कि आगे भी बुरा होगा। तो इसी कारण कई शेयर बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, जरूरत से ज्यादा गिर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई XYZ शेयर खरीदा, पूरे मार्केट ने उस शेयर को खरीदा और फिर वो शेयर किसी कारण से बहुत ज्यादा गिर गया, पूरे बाजार को उस शेयर में इन्वेस्ट करने से बहुत नुकसान हुआ। तो अभी अभी क्योंकि लोगों को उस शेयर में इन्वेस्ट करने से नुकसान हुआ है तो उनका रीसेंसी बायस रहेगा। उन्हें याद आएगा कि इस XYZ में मैंने थोड़े दिन पहले पैसे लगाए थे, लॉस हुआ, और यही सोच के सारा बाजार, सब लोग उस शेयर में दोबारा पैसा लगाने से डरेंगे, उस शेयर में पैसे लगाएंगे ही नहीं। तो जब लोग पैसे लगाएंगे ही नहीं, खरीदारी आएगी नहीं, तो वो शेयर बहुत सस्ता होता जाएगा और आपको बहुत सस्ते भाव में उसे खरीदने का मौका मिल जाएगा। तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी वर्क करती है रीसेंसी बायस के कारण। लेकिन एक जरूरी चीज और भी है, जब आपके पास पैसे कम हो, जब केवल 10-20 हजार रुपए लगाने हो, तो अपने खर्चों को, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अपनी कॉस्ट को कम रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है आज से 5 साल पहले जब मैंने अपना पहला डीमैट अकाउंट खुलवाया तो केवल अकाउंट ओपनिंग चार्ज ही मुझे 6,000 रुपए लगा था, और ब्रोकिंग भी मुझे काफी देनी पड़ती थी, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी ज्यादा थे। लेकिन आजकल ये सारे चार्जेस लगभग खत्म हो गए हैं। जैसे अब मैं यूज करता हूं जीरोधा का डीमैट अकाउंट, जहां पे अकाउंट ओपनिंग होती है केवल 300 रुपए में और ब्रोकरेज आपको 0 देना होता है, यानी कि आपको 1 पैसा भी शेयर खरीदने बेचने में ब्रोकरेज के रूप में नहीं देना।